एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपकी पॉपुलर डिमांड पे हम हुडीज लेकर आ गए हैं। कई डिजाइन भी हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर है। आप उससे हम पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कैसे इसकी बुकिंग करनी है। कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि आप चाह रहे हो इसमें अपना नाम लिखवाना, पैरा एसएफ वाली टी शर्ट में बलिदान का लोगो लगाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बस व्हाट्सएप करिए हमें और जानिए कैसे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। प्री बुकिंग का ऑप्शन भी उपलब्ध है और प्री बुकिंग वालों को सबसे पहले इसकी डिलीवरी दी जाएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारी 10 साल की एम्यूनिशन की तैयारी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आर्मी की तरफ से अपनी जो एम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट है उसको फाइनल किया जा रहा है और उसको फाइनल कर ही दिया गया है। और ये 10 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और इसमें नॉर्मली हम देखेंगे कि 85% इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही ये एम्यूनिशन भारतीय आर्मी को प्रोवाइड की जाएगी। असल में 2016 उरी अटैक के बाद 3 बार ऐसा हो चुका है कि एम्यूनिशन को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा गया है। 2023 का समय अब आ चुका है। 2018 में खरीदा गया था, 2016 में खरीदा गया था और 2020 के समय में भी खरीदा गया था, जब से भारत चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा है सीमा पर, LAC पर। और हम ये देख रहे हैं कि हर चीज़ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ही खरीदा जा रहा है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत से खरीदने से चीज़ें महंगी मिलती हैं और कम आती हैं। अगर इसकी प्लानिंग कुछ 10-15 साल की प्लानिंग पहले ही कर ली जाए तो अच्छी चीज़ कम दाम पे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी जा सकती है। तो इसी चीज़ के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसमें 85% कहा जा रहा है कि इंडिजिनस एम्यूनिशन ही होंगे, जो कि कुछ 30 अलग अलग प्रकार के होने वाले हैं। इसमें भारतीय जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इन दोनों के द्वारा ही इन ऑर्डर्स को पूरा किया जाएगा। और इनमें जो 10-15% का जो इंपोर्ट किया जाएगा वो प्योरली इंपोर्ट होगा और वो ऐसे वेपन्स का होगा जो कि बाहर के वेपन हैं, जिनका कि भारत के अंदर एम्यूनिशन का प्रोडक्शन नहीं होता है। इन सभी वेपन्स के एम्यूनिशन को बाहर से खरीदा जाएगा। तो अब जो 10 साल के आगे का प्लान है वो लेकर इंडियन आर्मी चल रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत चाइना स्टैंड ऑफ या भारत चाइना सीमा विवाद की अगर हम लोग बात करें और चाइना की तैयारियों की बात करें तो जहां हम लोग अपने दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अप्रूवल की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियान, जो कि अभी शिपयार्ड में है, इस पे कैटापल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया या इस पर लगे हुए कैटापल्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है, ऐसा नहीं कि स्टीम वाला है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है। जैसे कि US अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जिराल्ड में इसका इस्तेमाल करता है और ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कही जाती है। तो एक डेड लोड को समंदर में धकेलता हुआ चीन ने अपना इस सिस्टम का परीक्षण किया और इसकी वीडियो फुटेज भी निकल कर आई है, इसकी जो फोटोज हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं। इससे पहले हम लोग ये चीज़ फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी देख चुके हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी देख चुके हैं। अब चीन भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। असल में चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूक्रेनियन या रशियन डिज़ाइन पे बेस्ड है। भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत वो भी रशियन डिज़ाइन पर बेस्ड है, जिसमें कि स्की जम का इस्तेमाल किया जाता है, अरेस्टर लैंडिंग की जाती है। पर कैटापल्ट का इस्तेमाल यूरोपियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हमें देखने को मिलता है और उन्हीं को और उसको अचीव करने के लिए चीन के द्वारा ये सिस्टम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ का परीक्षण और इसी चीज़ का प्रदर्शन अब चीन के द्वारा कर दिया गया है। एक अच्छी अचीवमेंट और बड़ी अचीवमेंट जिसको माना जा सकता है। भारत ये अचीवमेंट कब प्राप्त कर पाएगा? अगर किसी के पास अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बात कर लेते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट और नए प्रेसिडेंट मुइज़ू की। और जब से उसने अपना ऑफिस संभाला है तब से वो भारत को धमकी दे ही रहा है कि भारत के जो 75-76 लोग मालदीव के अंदर हैं, जो कि उनके हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए हैं, उनको वो बाहर निकाल देगा। और हमें ऑफिशियली भी उसने कह दिया है कि अपने जो ये लोग हैं उनको लेकर जाओ, हमें किसी भी फॉरेन मिलिट्री के लोगों की अपने देश में आवश्यकता नहीं है। उसका ये भी कहना है कि चीन के लोगों को भी हम लोग नहीं रखेंगे, हम किसी भी देश के लोगों को नहीं रखेंगे। अब देखते हैं कि भविष्य में होता क्या है। पर एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि उसका जो पहला ऑफिशियल दौरा है वो अब टर्की का हुआ है। पिछले बहुत समय से जब भी कोई वहां का नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो भारत की यात्रा सर्वप्रथम करता है और नेपाल में भी कुछ इसी प्रकार का होता है, क्योंकि भारत
मालदीव्स का एकमात्र ऐसा फ्रेंड है जो कि पूरे मालदीव्स को एक तरह से आप कह सकते हैं कि गोद लिया हुआ है, और मालदीव की बहुत ज़्यादा हेल्प भारत की तरफ से की जाती है। पर इस बार उनकी तरफ से, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से ये ट्रेडिशन तोड़ा गया है और वो टर्की की यात्रा पे पहुंच चुके हैं। अब मालदीव आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल्य देश है, टर्की भी मुस्लिम बाहुल्य देश है, क्योंकि टर्की से और कोई ऐसा रिलेशन मालदीव्स का है नहीं। ये उम्मा की तलाश में ही टर्की पहुंचे हैं, और हो सकता है कि ये भारत को रिप्लेस करने के लिए किसी एक ऐसे देश को चाहते हैं जिसके पास एक कॉमन चीज हो जो कि उसको मालदीव से जोड़ता हो, और वो टर्की से बेहतर देश इनके लिए नहीं हो सकता है। हालांकि इंडियन ओशन का कोई देश भी इनसे मिल सकता था, पर ये टर्की की तरफ गए हैं। देखते हैं वहां क्या डील ये फाइनल करके आते हैं। और इस प्रेसिडेंट को चीन का करीबी प्रेसिडेंट माना जा रहा है, प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट माना जा रहा है, और एंटी इंडिया प्रेसिडेंट माना जा रहा है। आपका इस यात्रा पर, इस प्रेसिडेंट की टर्की यात्रा पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं म्यांमार के कोको आइलैंड की। कोको आइलैंड को अब ऑफिशियली भारत की तरफ से चाइनीज डिफेंस बेस माना जा रहा है। ये क्यों माना जा रहा है मैं आपको बताता हूं। असल में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई, जो कि दिगलीपुर नॉर्थ अंडमान में है, उसके पास में है। वहां पर एक बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है, और इसके लिए फैसिलिटी स्टडी भी की गई है। तो वहां के लिए उसके रिस्पेक्टिव में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई, और इसमें बताया गया कि ये किस किस पोर्ट से कितनी दूर है। इसमें यांगून से ये 565 किलोमीटर की दूरी पे, सितवे से 765 किलोमीटर की दूरी पे, चिटगोंग से 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और कोलकाता से 1100 किलोमीटर की दूरी पे। पर वहीं बात करी गई कोको आइलैंड, जिसमें कि ब्रैकेट में ये लिखा गया द चाइनीज डिफेंस बेस, वहां से इसकी 80 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। हमें पता है कि नॉर्थ अंडमान से ये कोको आइलैंड 97 किलोमीटर की दूरी पे है, और भारत इस प्रेस विज्ञप्ति से ये बताना चाह रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि चीन का वहां पर जमावड़ा है, और हम इसी के मद्देनजर ये पोर्ट बना रहे हैं, या ये जो जगह है उसको हम बना रहे हैं, ताकि चीन से अगर कोई विवाद होता है इस क्षेत्र में तो डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सके, और बहुत त्वरित गति से हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट कर सके। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मालदीव्स के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम लोग बात करें तो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम मोहम्मद नासीद है, और ये भारत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका ये कहना है कि नई गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सही नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज के लिए सही नहीं है, और नई गवर्नमेंट को ये जल्द ही पता लग जाएगा कि किसी दूसरे देश की गोद में बैठना या चीन की गोद में बैठना कितना खतरनाक या कितना गलत है, ये जल्द ही उनको पता चल जाएगा, और भारत की अहमियत उनको पता चलेगी। उनका ये कहना था कि हम बहुत छोटे देश हैं इंडियन ओशन में, और आसपास जो पायरेट्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, ड्रग्स डीलर होते हैं, ड्रग्स पहुंचाने वाले होते हैं देश के अंदर, ये सारे ही लोग देश को खा जाएंगे अगर कोई बड़ा देश हमारे साथ ना हो, और वो भारत ही सबसे बेहतर देश है। ये पता चल जाएगा नई गवर्नमेंट को कुछ ही समय के अंदर। तो देखते हैं इनको पता चलता है या नहीं पता चलता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।